ओके अभी अपन बढ़ते हैं स्टेट बोर्ड के रीडिंग की तरफ, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन वाला पोर्शन। ठीक है, स्टेट बोर्ड में काफ़ी डिटेल में दिया रहता है, तो इसलिए स्टेट बोर्ड से पढ़ना कभी भी बेटर है। एनसीईआरटी में तो 2 पैराग्राफ में 2 पेजेस में इसको पूरा निपटा दिया है। तो अपन पहले बढ़ते हैं स्टेट बोर्ड की तरफ। तो आ जाओ पेज नंबर 31 पे, अगर तुम्हारे पास हार्ड कॉपी है तो, अगर नहीं है तो मैं फ़ोटो डाल ही रहा हूँ। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी। एक सेकंड, ऊपर, हाँ ऊपर से पढ़ रहा हूँ पूरा। वो एनिमल पोल, वेजिटल पोल दिख गया तो वो भी पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि वो मैंने वीडियो में बताया था। ठीक है, द एग शोज पोलैरिटी। एग मतलब सेकेंडरी oocyte। नहीं ठीक है, हाँ एग ही है, ये ऊटिड ही है। जिस तरफ पोलर बॉडी रहेगा वो द साइड हैविंग जर्मिनल वेसिकल एंड फर्स्ट पोलर बॉडी इज कॉल्ड एनिमल पोल, वाइल द साइड अपोजिट टू इज कॉल्ड एज वेजिटल पोल। ठीक है, नहीं सेकेंडरी oocyte की बात किया इन्होंने। बाद में फिर जब वो ओवम बन जाएगा, ऊटिड बन जाएगा, तभी भी वैसा रहेगा कि जिस तरफ एक्चुअल ऊटिड वाला न्यूक्लियस रहेगा वो एनिमल पोल, और जिस तरफ सेकंड पोलर बॉडी रहेगा वो वेजिटल पोल। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर से वैसे ही रहेगा। जब वो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा तब जिस तरफ एम्ब्रियोनल सेल्स रहेंगे, एम्ब्रियोनल नॉब बोलेंगे उसको, नॉब वो एनिमल पोल, उसके अपोजिट वाला जहाँ पर ब्लास्टोसील कैविटी है वो वेजिटल पोल। एक्स वाई ए बी ऐसा है वो, बस नॉर्थ साउथ ऐसा है वो। ठीक है, उसमें कुछ लॉजिक नहीं है, एनिमल या पेड़ों का उसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 2.5 फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी। Sexual reproduction primarily involves formation and fusion of gametes. Fertilization is the later process which involves fusion of the haploid male and female gametes, resulting in the formation of a diploid zygote. Like in other mammals, in humans the process of fertilization is internal and it usually takes place in the ampulla of the fallopian or uterine tube. मेरी एनसीईआरटी ने एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है ऐसा बोल के रखा है, जहाँ पर एम्पुला और इस्थमस मीट होते हैं वहाँ पर। नई एनसीईआरटी में एम्पुला ही बोला है, तो अपन एम्पुला ही मार्क करेंगे। द फर्टिलाइज्ड एग और zygote will develop into an embryo and this process occurs within the uterus. ठीक है, वो डायग्राम दिख रहा है अपने को। उसमें डायग्राम के राइट साइड में मैं वो सीक्वेंस पढ़ता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट क्या है, आफ्टर द स्पर्म पेनिट्रेट्स द सेकेंडरी oocyte, द oocyte कंप्लीट्स meiosis टू फॉर्मिंग द ओवम एंड सेकंड पोलर बॉडी। फिर क्या हो रहा है, सेकंड पॉइंट में स्पर्म एंड ओवम न्यूक्लियाई स्वेल फॉर्मिंग प्रोन्यूक्लियाई। हाँ ये पॉइंट मैं तुमको बताना भूल गया है, प्रोन्यूक्लियाई वाला। अच्छा हुआ स्टेट बोर्ड में कवर है सब कुछ, ये ध्यान रखना, इसको प्रोन्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, स्पर्म एंड ओवम न्यूक्लियाई स्वेल, तो वो स्वोलन वाले न्यूक्लियस को बोलते हैं प्रोन्यूक्लियस। प्रोन्यूक्लियस का प्लूरल प्रोन्यूक्लियाई। प्रोन्यूक्लियाई अप्रोच ईच अदर एंड माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म्स बिटवीन देम। और फिर फोर्थ में क्या होता है, क्रोमोसोम्स ऑफ बोथ प्रोन्यूक्लियाई इंटरमिक्स, फर्टिलाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड। अब जाके फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। Semen released during ejaculation has sperms and some secretions. The coagulated semen now undergoes liquefaction and sperms become active. The mechanism of fertilization is as follows. पहला, movement of sperm towards egg. It involves capacitation of sperms reaching the vagina. ये बताया हुआ है मैंने capacitation. Here as many as 50% are demotilized, broken, destroyed. Remaining sperm undergo capacitation. This process requires 5 to 6 hours. Acrosome membrane becomes thin. Ca2 plus enters the sperm and their tails begin to show rapid whiplash movements. ये सब मैंने बताया हुआ है। एक्रोजोम थिन कैसे होता है वो भी बताया है, Ca2 प्लस अंदर आने के कारण। ठीक है, और उनका वो मोटिलिटी इनिबिटिंग फैक्टर्स वॉश आउट हो जाता है, इसलिए मूवमेंट भी उनकी फास्ट हो जाती है। सब मैंने वीडियो में बताया हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर, डब्बा दिख रहा है वो भी पढ़ लेते हैं। इंडियन लॉ अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट हैज डिफाइंड द मैरिजेबल एज ऑफ अ बॉय एंड गर्ल। एज पर दिस एक्ट मिनिमम एज फॉर बॉय मस्ट बी 21 एंड फॉर अ गर्ल मस्ट बी 18 ईयर्स। ये क्यों दे दिया इसमें बीच में रैंडमली, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है इधर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इंफॉर्मेशन है ये तो, नेक्स्ट चैप्टर है वो। एनीवेज, as a result of capacitation, sperms become extra active and begin to start moving upwards from vagina to uterus and to the oviducts. The prostaglandins activate the sperms.
एक्चुअली क्या करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो पेरिस्टाल्टिक वेव मूव होती है वजाइना से फैलोपियन ट्यूब की तरफ, जो स्पर्म्स को भी धकेलती है वो वेव। द वेस्टिबुलर सिक्रीशंस ऑफ द फीमेल ऑल्सो एनहांस स्पर्म मोटिलिटी। द स्पर्म्स स्विम एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट। ऐसा कोई डेटा एनसीईआरटी में नहीं है, डेटा लिख लो। Sperms reach up to the ampulla as a result of their own swimming and partly by contraction of uterus and fallopian tubes stimulated by oxytocin of the female. ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन करता है, ये तो अपने को पता ही है स्मूथ मसल्स का। पार्चुरेशन के वक्त भी ऑक्सीटोसिन यूज होता है। आफ्टर कैपेसिटेशन द स्पर्म्स मे रीच एम्प्यूला विद इन 5 मिनट्स। अच्छा ठीक है, आफ्टर कैपेसिटेशन है तो ठीक है। स्पर्म्स कैन रिमेन वायबल फॉर 24 to 48 आवर्स। ठीक है, दैट इज ओवम फॉर अबाउट 24 आवर्स। इसलिए मैंने तुमको बताया था कि वो जो है ओव्यूलेशन पीरियड उसको अपन 3 दिन का बोलते हैं, 14th, 15th और 16th डे, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा अपन एवरेज करके कंसिडर कर रहे हैं। एक्चुअली ओवम सिक्रीट होने के बाद, सेकेंडरी ओसाइट सिक्रीट होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में वो जिंदा 24 घंटे तक ही रहेगा, 3 दिन नहीं जिंदा रहने वाला वो। बी, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग। आउट ऑफ 200 to 400 मिलियन स्पर्म्स ओनली अ फ्यू हंड्रेड मैनेज टू रीच द एम्प्यूला। Though many sperms reach the ampulla, but only a single sperm fertilizes the ovum. A sperm after reaching the egg or ovum comes to lie against it. Lie against it मतलब उसके बाजू में उसके साथ अटैच होता है। Its acrosome releases lysins or hyaluronidase. Releases lysins. कौन से lysins? तो hyaluronidase and corona penetrating enzymes. They separate and dissolve the cells of corona radiata. अब corona penetrating enzymes में सबसे important hyaluronidase ही है, ठीक है। They separate and dissolve the cells of corona radiata, so the sperm head passes through the zona pellucida of egg. ठीक है। नहीं ना, थ्रू द जोना पेलुसिडा ऑफ एग कैसे क्या होगा यार, गलत चीज लिखी हुई है। सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा को सेपरेट करेगा स्पर्म का हाइलुरोनिडेज, तो क्या रहना चाहिए, ध्यान से सुनो। सो द स्पर्म हेड पासेस टू द जोना पेलुसिडा ऑफ एग। जोना पेलुसिडा तक पहुंचता है चाहिए, थ्रू यानी उसको भी पार कर दिया, फिर तो पूरा फर्टिलाइजेशन ही खत्म हो गया, मतलब सेल का फ्यूजन, ऐसा नहीं। अभी वो कोरोना रेडिएटा को पार करके टू द जोना पेलुसिडा पहुंचा है, ठीक है। द जोना पेलुसिडा हैज फर्टिलाइजिन रिसेप्टर प्रोटीन्स। The fertilizin binds to specific acid protein that is anti-fertilizin of sperm, है ना। ओवम में फर्टिलाइजिन और स्पर्म में एंटी फर्टिलाइजिन। इट ब्रिंग्स अबाउट अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म्स टू द एग टू एनहांस फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि फर्टिलाइजिन जोना पेलुसिडा पे रहता है करके, तो इस चीज को भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। कि ओवम पे रहता है वो तो ठीक है, लेकिन ओवम में भी कहाँ पर, तो कोरोना रेडिएटो को पार करके जोना पेलुसिडा पे उसको फर्टिलाइजिन मिलेगा। Fertilizin anti-fertilizin interaction is species specific. Thus the fertilizin anti-fertilizin reaction is also called compatibility reaction. अरे वो प्लांट्स में नहीं था क्या, स्टिग्मा और पोलन ग्रेन वाला, कि वो खुद के स्पीशीज के ही पोलन ग्रेन के वक्त बोरिक एसिड और वो शुगरी सोल्यूशन रिलीज करेगा पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए। दूसरे स्पीशीज का पोलन ग्रेन आया तो नहीं करेगा, इनकम्पेटिबिलिटी शो करेगा, है ना। और खुद के स्पीशीज को और खुद का ही चाह गया तो भी इनकम्पेटिबिलिटी शो करेगा, ऐसा था ना। अब ह्यूमन बीइंग्स यूनिसेक्सुअल होने के कारण खुद का ही स्पर्म खुद के ओवम के पास पहुंच ही नहीं सकता, तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरे स्पीशीज का ओवम अगर, दूसरे स्पीशीज का स्पर्म अगर आता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन नहीं हो पाएगी, वो स्पीशीज स्पेसिफिक रहती है, ठीक है। कंपेटिबल, वही पोलन ग्रेन वाला कंपेटिबल इनकम्पेटिबल वही वाला है ये, ठीक है। कंसेप्ट एकदम क्लियर है, ऐसा मैं होप करता हूँ। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ, दैट इज पेज नंबर 32। एक्रोसोम रिएक्शन। एज द स्पर्म हेड टचेज द जोना पेलुसिडा इन द एनिमल पोल रीजन, एनिमल पोल, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। एनिमल पोल मतलब जहाँ पर वो रखा हुआ है सेकेंडरी oocyte,
इट्स एक्रोसोम कवरिंग रप्चर्स टू रिलीज लाइटिक एंजाइम्स एक्रोजिन और जोनालाइसिन। हाँ, मैंने वीडियो में इसको लाइटिक एंजाइम्स बोला था सिर्फ, या प्रोटीएज बोला था, इन्होंने स्पेसिफिक नाम दिया है एक्रोजिन क्योंकि एक्रोसोम से निकलता है, या जोनालाइसिन मतलब जोना पेलुसिडा को लाइस करने वाला जोनालाइसिन। सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। The act on the zona pellucida at the point of contact, this causes egg reaction. A small fertilization cone or cone of reception is formed on the egg membrane. The sperm head comes in contact with this cone. It results in production of a weak wave of depolarization. Plasma membrane of the both cells dissolve at the point of contact. The sperm nucleus and the centrioles enter the egg. देखो, sperm nucleus and the centrioles दोनों बोला है, लेकिन एक्चुअली एक ही centriole एंटर करेगा. Enter the egg while the other parts remain outside. As soon as the sperm head touches the vitelline membrane, अरे सेंट्रियोल का ना, एक सेकंड, मेरे को डाउट आ गया अभी, एक ही सेंट्रियोल रिलीज करेगा कि दो करेगा, मेरे को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा भी वो कर सकता है, क्योंकि फ्लैजेला की अभी उसको जरूरत तो है नहीं, स्विमिंग तो उसका खत्म हो चुका है। तो ये एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत तो उसको दो सेंट्रियोल की पड़ेगी, नो डाउट। या फिर अंदर जाके एक ही सेंट्रोल भेजता है, वो अंदर जाके डुप्लीकेट होता है, क्या होता है, दैट डिटेल अभी मेरे दिमाग में आया, मेरे भी ये कभी पढ़ने में नहीं आया, कभी दिमाग में भी नहीं आया। सेंट्रियोल ऐसा हो सकता है दोनों से, मतलब ये मिसप्रिंट है फॉर श्योर कि सही में दो सेंट्रियोल जाते हैं, क्योंकि मैंने तो यही पढ़ा है कि सिर्फ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जाता है, डिस्टल सेंट्रियोल स्पर्म का खुद का रहता है। पर अभी इसने स्टेट बोर्ड ने सेंट्रियोल्स बोला है, तो मिसप्रिंट है कि सही में डिस्टल सेंट्रियोल भी जाता है। आई विल हैव टू चेक वंस, ठीक है। एक सेकंड ना, हाँ, तो ये वेव ऑफ डिपोलराइजेशन वाला भी समझा, फास्ट कॉर्टिकल रिएक्शन है वो, उसके कारण बाकी के स्पर्म्स अटैच नहीं रह पाएंगे। As soon as the sperm head touches the vitelline membrane, a cortical reaction gets activated, changing the vitelline membrane into a fertilization membrane by deactivating the sperm receptors of zona pellucida. A distinct perivitelline space is created around the fertilization membrane. This prevents any further entry of other sperms into the egg, that is polyspermy is avoided. Do you know में क्या है? What would happen if the sperm fuses with the egg before it reaches the fallopian tube? क्वेश्चन ही नहीं समझा मेरे को। इट मतलब क्या? ओवम कि स्पर्म? क्या सेकंड क्या है? व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी? कैन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंटिन्यू अप टू फुल टर्म? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है ये अपने को पता है, फुल टर्म तक वो एक्सटेंड नहीं हो सकती। सी, एक्टिवेशन ऑफ ओवम। द ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन वाज एट मेटाफेज 2 स्टेज। हाँ, with a contact of sperm head to the vitelline membrane of egg, it gets activated to resume and complete its meiosis too. With this, it gives out the second polar body. The germinal vesicle organizes into female pronucleus. At this stage, it is the true ovum or egg. अब वो true ovum या egg बना, ooted बना, है ना? Fusion of egg and sperm. Fusion मतलब cell membrane का तो पहले ही हो चुका है, अभी न्यूक्लियाई का। The coverings of male and female pronuclei degenerate, allowing the chromosomal pairing. This results in the formation of a syn karyon. Syn मतलब fusion, karyon मतलब nucleus. By the process called syngamy or karyogamy. The zygote is thus formed. The proximal centriole received from the sperm, नहीं, सिर्फ proximal centriole ही जा रहा है, helps in formation of the syn karyon spindle and cleavage of cell into two blastomeres. ठीक है, तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एक ही जा रहा है, डिस्टल सेंट्रियोल एंटर नहीं कर रहा है। तो पिछले वाले पैराग्राफ में जो सेंट्रियोल्स प्लूरल था, दैट इज रॉन्ग, इट शुड बी सिंगुलर। न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल, इतना बस स्पर्म भेजता है एग के अंदर, ठीक है। और उसी सेंट्रियोल की मदद से फिर फर्दर डिवीजन, वो जाइगोट फर्दर डिवाइड करके 2 सेल स्टेज बनाता है। उन 2 सेल स्टेज को अपन 2 ब्लास्टोमियर्स बोलेंगे। मर मतलब यूनिट, पता है अपने को। सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। Secondary oocyte completes the process of oogenesis and is transformed into a mature ovum. The diploid chromosome number is restored in the zygote by the process of syngamy. The ovum lacks the centrioles necessary for further division are received. अरे अभी फिर से centrioles कर दिया यार, फिर से प्लूरल कर दिया। From the sperm during fertilization, लेकिन अभी याद रखेंगे अपन एक ही centriole रहना चाहिए, प्लूरल नहीं रहना चाहिए। Fertilization involves fusion of male and female gametes from the 2 parents. It results in variations which are significant to evolution. Sex of the offspring is determined by fertilization. बराबर है। Always remember,
ग्रीन डब्बा. सेकेंडरी oocyte और egg is ovulated after LH surge at about the middle of the menstrual cycle, that is day 14. पता है. Egg arrested at metaphase 2 reaches the ampulla of uterine tube in 12 to 24 hours after ovulation. The cilia and the fimbriae of the fallopian tube help direct the egg to the ostium. ठीक है. ये ऑस्टियम अलग वाला ऑस्टियम है. ये कौन सा है? नहीं, ये कौन सा ऑस्टियम है? ये ऑस्टियम क्यों लिखा इन्होंने? फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद क्यों ऑस्टियम में एंटर करेगा वो? ड्यूरिंग coitus और intercourse semen is deposited into the vagina of the female. This process is called insemination. पता है. Human male during ejaculation gives out about 2 to 4 ml of semen. ये भी पता है. With an average count of 200 to 400 million sperms. आ जाओ नेक्स्ट पेज पे. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ठीक है, इसमें अपन पूरा नहीं पढ़ेंगे ऑब्वियसली. The zygote formed as a result of syngamy is activated to divide. Cleavage. It is the process of early mitotic division of the zygote into a hollow multicellular blastula. It does not involve the growth of the daughter cells. The cells formed by cleavage are called blastomeres. Since there is no growth phase between the cleavages, the size of blastomeres will be reduced with every successive cleavage. ये रीजन पता है, मैंने बताया हुआ है. साइज कम होते जाएगा, सेल्स का नंबर बढ़ते जाएगा. एज द साइज रिड्यूसेस द मेटाबॉलिक रेट इंक्रीजेस. सब्सिक्वेंट क्लीवेजेस आर दस फास्टर देन अर्लियर वन. दिस रिक्वायर्स रैपिड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड हाई कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन. सब्सिक्वेंट क्लीवेजेस मतलब सबसे पहला क्लीवेज जितना जिस स्पीड से होगा उसके कंपैरिजन में 8वां वाला क्लीवेज, 9वां वाला क्लीवेज, 10वां वाला क्लीवेज फास्टर होते जाएंगे. स्पीड बढ़ते जाएगी क्लीवेज की. पहले क्लीवेज का बताया था ना तुमको 12 से 15 घंटे लगते हैं. फिर दूसरा क्लीवेज जो रहता है वो टोटल ऑफ 30 आवर्स, टोटल 30 आवर्स, मतलब पहले क्लीवेज के और 15 घंटे के बाद, 18 घंटे के बाद. ये सब डेटा बताया हुआ है मैंने क्लीवेज का वीडियो में. ठीक है, तीसरे क्लीवेज का मेरे को याद नहीं. तो जैसे जैसे क्लीवेज आगे बढ़ेगा स्पीड बढ़ती जाएगी उसकी. कहाँ पर है अपन? हाँ. प्रोसेस ऑफ क्लीवेज. इन ह्यूमन क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक, दैट इज द होल zygote गेट्स डिवाइडेड. द क्लीवेज प्लेन्स में बी लॉन्जिट्यूडिनल और मेरिडोनियल और इक्वेटोरियल और हॉरिजॉन्टल. इट इज रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट. इनडिटर्मिनेट मतलब दैट इज फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमियर इज नॉट प्री डिटरमाइंड. अरे जो 256 सेल्स बने हैं उसमें कौन सा सेल लीवर बनने वाला है, कौन सा सेल लंग बनने वाला है, ये डिसाइडेड है क्या? वो डिफरेंशिएट हो चुका है क्या? नहीं हुआ है ना अभी तक. डिटरमिन हो चुका है क्या? नहीं हुआ है ना, इसलिए इनडिटर्मिनेट. ठीक है. इंटरनेट माय फ्रेंड, व्हाट इज मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, इन विच ऑर्गेनिजम्स इट इज ऑब्जर्व्ड. इंटरनेट माय फ्रेंड से पूछोगे ये चीज. ठीक है, और मेरे को बताओगे किया करके सही में. द फर्स्ट क्लीवेज इन द zygote इज मेरिडोनियल एंड अकर्स एट अबाउट 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन. मेरिडोनियल मतलब सीधा सीधा ही है, वर्टिकल. इट डिवाइड्स लॉन्जिट्यूडनली, देखो लॉन्जिट्यूडनली है ना, वर्टिकल, इनटू 2 ब्लास्टोमियर्स, वन स्लाइटली लार्जर देन द अदर. The second cleavage is also longitudinal but at the right angle to the first one. हाँ सही है. दूसरा भी longitudinal है but at right angles to the first one है. जैसे अपन टमाटो काटते हैं, पहला वाला जो कट करते हैं अपन और 2 सेगमेंट्स करते हैं टमाटो के, तो वो भी अपन ने वर्टिकली काटा है. फिर अपन उसको फिर से ऊपर से नीचे ही काटते हैं, वर्टिकली ही काटते हैं, लॉन्जिट्यूडिनली ही काटते हैं, पर 4 सेगमेंट्स तैयार होते हैं टमाटो के. तो सेकंड टाइम अपन ने टू द राइट एंगल काटा है ना. बस सिंपल है इमेजिन करने के लिए. The second cleavage is also longitudinal but at the right angle to the first one and occurs after 30 hours of first cleavage. और इसने तो after 30 hours of first cleavage बोला है, और वो तो एक बार का मैं ठीक है मान भी लूँ, लेकिन इसने फर्स्ट क्लीवेज के लिए भी बोला है कि आफ्टर 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. इसको फिलहाल के लिए होल्ड पे रखो, आगे देखते हैं. मेरे को डेटा में गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मेरे को जहाँ तक याद है 12 घंटा रहता है पहला क्लीवेज को, 12 घंटे लगते हैं, और दूसरे क्लीवेज को 18 घंटे, मतलब टोटल ऑफ 30 आवर्स, ऐसा मेरे तो दिमाग में है.
गायटन में भी मैंने यही पढ़ा है। आते पढ़ते आगे, फिलहाल उस डेटा की तरफ टेंशन मत लो ज़्यादा। The third cleavage is horizontal. After third cleavage, the embryo is in 8 cell stage. कुछ भी इसकी ज्योमेट्री नहीं समझ रहे होंगी तो मेरे को मैसेज करो बिंदास। As the cleavages are going on, the young embryo is gradually being pushed towards the uterus. By the end of the 4th day after fertilization, embryo is a solid ball of 16 to 32 cells and externally looking like mulberry. This stage is thus called morula. ये भी मैंने वीडियो में बताया था। मोरूला मतलब लिटिल मलबेरी, सैलिक्स मलबेरी वाला। The morula shows cells of two types: smaller, clearer cells towards the outer side and inner cell mass of larger cells. Cells are compactly arranged. Till the formation of morula, the zona pellucida is retained around the embryo and thus there is no change in the overall size from zygote to morula. The morula reaches the isthmus and gains entry into the uterus by the end of day 4. ठीक है, अब डायग्राम दिया हुआ इधर। डायग्राम में यार 12 to 15 आवर्स ही दिखा है 2 सेल स्टेज के ऊपर, और 4 सेल स्टेज के ऊपर 24 to 30 आवर्स लिखा है जो मैं बता रहा था वो। तो मतलब वो डिस्क्रिप्शन वाला को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया इसने। तो फिर अपन किसको मानेंगे? तो अपने डायग्राम वाले को ही मानेंगे, क्योंकि मैंने गाइडन में भी यही डेटा पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये बहुत मतलब मैक्सिमम जगह पर मैंने यही डेटा पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट क्लीवेज 12 से 15 घंटे के बाद और दूसरा क्लीवेज टोटल ऑफ 30 आवर्स के बाद। पहले क्लीवेज के 30 आवर्स के बाद नहीं, फर्टिलाइजेशन के 30 आवर्स के बाद, मतलब पहले क्लीवेज के 15 घंटे बाद। ठीक है, तो ए वाला 2 सेल स्टेज है, बी वाला 4 सेल स्टेज है, सी वाला 8 सेल स्टेज है, डी वाला मोरूला है, ई वाला अर्ली ब्लास्टोसिस्ट है। अर्ली ब्लास्टोसिस्ट में अपने को इनर सेल मास मतलब एम्ब्रियोनल सेल्स दिख रहे हैं और बाहर के ब्लू कलर के ट्रोफोब्लास्ट दिख रहे हैं। फिर एफ वाले में क्या हो गया है कि उन्होंने फ्लैट बन के, सेल्स ने फ्लैट बन के ब्लास्टोसील तैयार कर दिया है, जिसको डायग्राम में ब्लास्टोसिस्ट कैविटी करके लेबल किया हुआ है। ठीक है, ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द hollow and multicellular blastocyst. The embryo that is blastocyst that enters the uterus remains floating in uterine cavity for 2 to 4 days after its entry. That is till the end of 7th day after fertilization. The outer layer of cells seen in the morula now form the layer called trophoblast. Cells from the trophoblast begin to absorb the glycogen rich uterine milk. ये uterine milk कौन रिलीज कर रहा है? तो obviously uterus रिलीज कर रहा है। The blastocyst doubles in size from 0.15 millimeter to 0.30 millimeter. With more fluid entering inside the blastocyst cavity is formed. With more fluid entering inside, the blastocyst cavity is formed. These outer cells become flat and are called trophoblast cells. ट्रॉफिक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स का काम क्या रहेगा? ब्रैकेट में लिखा है, सिंस दे हेल्प ओनली इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। द इनर लार्जर सेल्स फॉर्म इनर सेल मास और एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट मतलब जो एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, द एम्ब्रियो प्रॉपर डेवलप्स फ्रॉम द एम्ब्रियोब्लास्ट्स। दीज रिमेन अटैच्ड। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर 34 पे। These remain attached to the trophoblasts on only one side. These मतलब embryonal cells, embryonal knob. The trophoblast cells in contact with the embryonal knob are called cells of Rauber. Trophoblast cells in contact with the embryonal knob cells of Rauber है। ठीक है, ये एक चीज चेंज कर लेना। मैंने वीडियो में बोला था कि वो एम्ब्रियोनल सेल्स जो ट्रोफोब्लास्ट के कांटेक्ट में वो सेल्स ऑफ राउबर है करके। ये लोग बोल रहे हैं कि ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इन कांटेक्ट विद द एम्ब्रियोनल नॉब आर कॉल्ड सेल्स ऑफ राउबर। ये चीज चेंज कर लेना नोट्स में। एट दिस स्टेज द ब्लास्टोसिस्ट शोज पोलैरिटी, मतलब एक तरफ सेल्स है एक तरफ कैविटी है, ऐसी पोलैरिटी। हाँ, वो पॉजिटिव निगेटिव वाले पोलैरिटी, साउथ पोल नॉर्थ पोल वाली पोलैरिटी नहीं। द साइड विथ इनर सेल मास इज कॉल्ड द एम्ब्रियोनल एंड एंड द साइड अपोजिट टू इट इज द अब एम्ब्रियोनल एंड। एम्ब्रियोनल एंड को अपन एनिमल पोल और अब एम्ब्रियोनल पोल को अपन वेजिटल पोल बोलते हैं। बाय द एंड ऑफ द 7th डे द ब्लास्टोसिस्ट इज फुल्ली फॉर्म्ड। इट इज नाउ रेडी फॉर इम्प्लांटेशन एंड गैस्ट्रुलेशन। द फंक्शन ऑफ जोना पेलिसुडा इज टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो एट एन एबनॉर्मल साइट। ये मैंने बताया हुआ है उसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस।
It does not expose the sticky and phagocytic trophoblast cells till it reaches the implantation site that is within the uterus. Hence zona pellucida now ruptures. इसलिए zona pellucida अब क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा ट्रोफोब्लास्ट सेल्स वगैरह बनने के बाद, और वो तभी यूट्रस में भी पहुंच जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय मोनोजाइगोटिक, डायजाइगोटिक एंड कंजॉइंट ट्विन, से बताऊंगा मैं तुमको बाद में. इम्प्लांटेशन. The blastocyst after its formation gets implanted or embedded into the endometrium of the uterus. This process usually begins on day 7 after fertilization, and by end of the 10th day, the embryo is completely buried inside the endometrium. अरे हाँ, ये तो मैं तुमको बताना ही भूल गया, वो पूरा एंडोमेट्रियम के अंदर ही घुस जाता है एम्ब्रियो थोड़े टाइम के बाद. The embryo usually implants in the region of the fundus of uterus. In the process, the embryo attaches itself by its embryonic pole close to the endometrium. मतलब एम्ब्रियोनिक पोल एंडोमेट्रियम की तरफ रहेगा और एब एम्ब्रियोनिक पोल मतलब वेजिटल पोल यूटेरस की कैविटी की तरफ रहेगा. इस तरीके से, इस डायरेक्शन से वो अटैच होता है. द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ऑफ द एनिमल. एक भी लाइन नहीं समझी तो प्लीज मैसेज करो यार, इसीलिए मैं गैस्ट्रुलेशन पढ़ा नहीं रहा हूँ तुमको अभी, वो मैं फिजिकली पढ़ाऊंगा लाइव होपफुली. नहीं खुला तो फिर पढ़ा दूंगा वीडियो में, लेकिन अभी मैं इसलिए गैस्ट्रुलेशन पढ़ा नहीं रहा हूँ. एक भी लाइन नहीं समझी तो प्लीज पूछो. द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ऑफ द एनिमल पोल हैव द पावर टू स्टिक टू द यूटेराइन वॉल. रैपिड डिवीजन ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स लाइंग अगेंस्ट द एम्ब्रियोनल नॉब टेक्स प्लेस. ठीक है, वो जो यूटेरस में घुसा हुआ जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है वो धड़ाधड़ अभी मल्टीप्लाई करेंगे. It results in the formation of two distinct layers, syncytiotrophoblasts and cytotrophoblast. ये भी मैंने बताया हुआ है. The outer layer, that is syncytiotrophoblastic, is syncytium, that is a layer of protoplasm with many nuclei. It gives out processes which extensively invade and attack the endometrium. The lytic enzyme secreted by the trophoblasts rupture the endometrial cells, thereby making a burrow. Burrow यानी hole. ठीक है, चूहे का बिल रहता है ना, बिल मतलब बरो, बरोइंग एनिमल. into which the embryo begins to get implanted. By the end of the 10th day, the whole embryo is deeply embedded into the endometrium, completing the process of implantation. The inner layer of cells is called cytotrophoblasts, which are cells with defined membrane, since the cells retain their cell boundaries. ठीक है, तो इसके बाद गैस्ट्रुलेशन है. गैस्ट्रुलेशन अपन नहीं पढ़ने वाले हैं, अपन अभी सीधा बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज की तरफ. पेज नंबर 35. इसमें पहले ही पेज पे अपने को फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स ये चीज दिख रही है. फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स. अभी गैस्ट्रुलेशन तो अपन ने स्किप कर दिया है ना, अपन ने गैस्ट्रुलेशन तो स्किप कर दिया, अपन ने सीधा कंसिडर कर लिया कि हाँ ठीक है ना, बन गया एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. कैसे बनेंगे देख लेंगे बाद में, अभी अपन वो नहीं देख रहे. तो अभी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म जो बन गया है उससे क्या क्या बनता है. तो एक्टोडर्म गिव्स राइज टू एपिडर्मिस ऑफ स्किन, हेयर, नेल्स, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स जो आंखों में होती है, सेबेशियस ग्लैंड्स अगेन स्किन में होती है. ठीक है, ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होती है, वो स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलता है, सेबेशियस ग्लैंड से ऑयल निकलता है. कॉर्निया पता है तुमको, लेंस पता है तुमको, रेटिना पता है तुमको, कंजक्टिवा पता है तुमको, नेजल एपिथेलियम पता है, इनेमल ऑफ टीथ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ईयर पता है, फोरगट, हाइंड गट, एड्रिनल मेड्यूला. ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जो दो पार्ट से बनी हुई है, तो एड्रिनल मेड्यूला एक्टोडर्म से बना हुआ है. ठीक है, ध्यान रखना ये चीज. कहाँ गया, एक्सटर्नल ईयर, फोरगट. हाँ, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी एक्टोडर्म से बनती है, पिनियल ग्लैंड भी एक्टोडर्म से बनती है, एंटायर नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से बनता है. मेसोडर्म से क्या क्या बनता है. मेसोडर्म फॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ मसल्स एक्सेप्ट आइरिस मसल्स एंड सिलेरी मसल्स ऑफ आई विच ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज, डर्मिस ऑफ स्किन, एपिडर्मिस एक्टोडर्म से बनेगा, डर्मिस मेसोडर्म से बनेगा. एड्रिनल कॉर्टेक्स, देखो कॉर्टेक्स मेसोडर्म से बना है और मेड्यूला एक्टोडर्म से बना है. तो ऐसा एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ग्लैंड इज फॉर्म फ्रॉम टू जर्मिनल लेयर्स, तो आंसर रहेगा एड्रिनल. हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, मिडल ईयर, डेंटाइन ऑफ टीथ, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, गोनैड्स, किडनीज, स्क्लेरा एंड कोरॉइड ऑफ आई.
ठीक है, ये सब मेसोडर्म से बनता है। और एंडोडर्म से क्या क्या बन रहा है? एंडोडर्म डेवलप्स इनटू एपिथेलियम ऑफ मिडगट, ग्लैंड्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, टंग, टॉन्सिल्स, लंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, लैरिंग्स, मतलब यूरिन पूरा ही रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर यूरिनरी ब्लैडर, वजाइना, लीवर, पैंक्रियास, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, यूस्टेचियन ट्यूब, एपिथेलियम ऑफ यूरेथ्रा एंड लाइनिंग ऑफ मिडल ईयर। इसमें से कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो तुमको पता नहीं है, क्योंकि अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा खत्म हो चुका है अभी, ये आखिरी चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, तो ये सब टर्म्स अपन गो थ्रू हो चुके हैं, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रखना पड़ेगा किससे क्या बनता है। ठीक है, ब्लू कलर का डब्बा पढ़ रहा हूँ, स्टेम सेल्स, दीज आर अनडिफरेंशिएटेड सोमैटिक सेल्स ऑफ अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दे आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू मेनी मोर सेल्स ऑफ द सेम टाइप और दे कैन ऑल्सो डिफरेंशिएट इनटू अदर टाइप ऑफ सेल्स। बोन मैरो सेल्स, ब्लड स्टेम सेल्स, कॉर्ड सेल्स और अम्बिलिकल कॉर्ड सेल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेम सेल्स। दे कैन बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज, डायबिटीज, ल्यूकेमिया, आर्थराइटिस एटसेट्रा। पता है तुमको स्टेम सेल्स यार, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट सेल्स, है ना। ब्लू डब्बे के नीचे का पोर्शन पढ़ रहा हूँ, प्रेगनेंसी। इट इज द कंडीशन ऑफ कैरिंग वन और मोर एम्ब्रियोज इन द यूट्रस, ट्विंस के केस में मोर देन वन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जेस्टेशन, प्रोजेस्टेशनल हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन। इट रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग अप टू पार्चुरेशन, पार्चुरेशन यानी चाइल्ड बर्थ। The average period of pregnancy in human lasts for 266 days from fertilization और 280 days। ठीक है, 280 कैसे हुआ? तो 266 प्लस 14 डेज कहाँ से आए? तो काउंटेड फ्रॉम LMC। LMC इज द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस प्रेगनेंसी पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 9 months इज डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर ऑफ 3 months ईच। ये भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 में आएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू 12th वीक। इट इज टाइम ऑफ द मोस्ट रेडिकल चेंजेस इन मदर एंड एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो रिसीव्स न्यूट्रिएंट्स इन द फर्स्ट 2-4 weeks डायरेक्टली फ्रॉम द एंडोमेट्रियम, पता है अपने को, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के कारण। It is the main period of organogenesis and the development of body organs. By the end of 8 weeks, the major structures found in adult are formed in the embryo in a rudimentary form. Rudimentary यानी एकदम fundamental, basic. The embryo is now called fetus. ठीक है, तो कब बोल रहे हैं अपन उसको fetus? By the end of 8 weeks। ये डेटा भी लिख लेंगे कि 8 हफ्ते के बाद यानी 2 महीने के बाद अभी एम्ब्रियो को अपन फीटस बोलना चालू कर देते हैं, क्योंकि सभी बेसिक रूडिमेंट्री फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में सभी ऑर्गन्स थोड़े थोड़े बनना चालू हो जाते हैं, तो अभी अपन उसको वी वोंट कॉल इट एम्ब्रियो एनीमोर। गैस्ट्रुलेशन वगैरह पहले ही हो चुका है। हाँ, अभी ऑर्गन्स बनने की समय आ गया है, रूडिमेंट्री फॉर्म में तो बन चुके हैं, ये ध्यान में रखो। इट इज अबाउट 3 centimeter लॉन्ग। इट मतलब फीटस। Arms, hands, fingers, feet, toes are formed. Fetus can open and close mouth and fists. CNS is fully formed. Working of course organogenesis चल रहा है, मतलब न्यूरुलेशन तो पहले ही हो चुका है। पहले गैस्ट्रुलेशन होता है, फिर न्यूरुलेशन होता है, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस जब चल रहा है तो न्यूरुलेशन तो हो ही चुका है, मतलब CNS फुल्ली फॉर्म हो ही चुका है, ऑब्वियस बात है। वर्किंग ऑफ एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स बिगिन। Movements of fetus begin but mother cannot feel it. Heartbeat can be heard from 6th week. 6th week यानी ऑलमोस्ट 2.5 महीने है ना। 6th week यानी नहीं, 1.5 महीना, सॉरी 1.5. Progesterone levels become high and menstrual cycle is suspended till the end of pregnancy. At the end of the first trimester, fetus is about 7 to 10 centimeter long. Meanwhile, the mother's body also undergoes rapid changes. High levels of progesterone initiate changes in her reproductive system. The maternal part of placenta grows. The uterus becomes larger. In this period, the mother experiences morning sickness that is called nausea, vomiting, mood swings, etc. फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात है ये। सेकंड ट्राइमेस्टर फ्रॉम 13th to 26th week. It is the period of rapid growth of fetus. ठीक है,
The uterus grows enough for the pregnancy to become obvious. The fetus is very active and grows to about 30 centimeters. Development of brain begins. Hormone levels stabilize as HCG declines. HCG declines, the corpus luteum deteriorates. ऐसा लिखा है, लेकिन मैंने तुमको बताया है कि कॉर्पस ल्यूटियम पूरे तरीके से खत्म नहीं होता है, मरी पड़ी हालत में जिंदा रहता है, लेकिन रहता जरूर है जिंदा, खत्म नहीं होता है, क्योंकि प्लेसेंटा से थोड़ा थोड़ा एचसीजी आते रहता है। ठीक है, क्योंकि ये इस कॉर्पस ल्यूटियम का यूज है, ये मरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो लेबर पेन रहते हैं ना, लेबर पेन से बचने के लिए, लेबर पेन की इंटेंसिटी को कम करने के लिए बर्थ एंड आफ्टर बर्थ होने के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम से एक रिलैक्सिन नाम का हार्मोन आता है जो फीमेल बॉडी को रिलैक्स करता है। तो वो मरना नहीं चाहिए कॉर्पस ल्यूटियम, वो नहीं मरता है। डिटेरियोरेट्स बोल देना पूरे तरीके से गलत है। रिग्रेसेस इज ओके, थोड़ा मरी पड़ी हालत में आ जरूर जाता है, उतना एकदम हेल्दी नहीं रहता है कॉर्पस ल्यूटियम, लेकिन पूरे तरीके से खत्म भी नहीं हो जाता है। ठीक है, एंड द प्लेसेंटा कंप्लीटली टेक्स ओवर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन व्हिच मेंटेन्स द प्रेगनेंसी। Ultrasound at 18 to 20 weeks shows baby's growth and position. From this, estimated due date of delivery can be established. Baby's movements can be easily felt by the mother. Head has hair, eyebrows and eyelashes appear pinne, मतलब ear pinna are distinct. The baby reaches half the size of a newborn. और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है? That is from 27th week till the parturition. The fetus grows to about 3 to 4 kg in weight and 50 centimeters in length. Eyes are open, मतलब eyelids separate. There is gain in body weight as the fetus grows. The uterus expands around it. The mother's abdominal organs become compressed and displaced, leading to frequent urination, digestive blockages, and strain in the back muscles. Obvious चीज़ है यार ये सब. At the end of third trimester, the fetus becomes fully developed and ready for parturition. Parturition मतलब birth. प्लेसेंटा, बर्थ के पहले प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर बर्थ कैसे होता है वो देखेंगे. It is a flattened discoidal organ in the uterus of a pregnant woman. The placenta is a temporary structural and functional connection between fetal and maternal circulation. हाँ, टेम्पररी ग्लैंड है ये, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड. ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है प्लेसेंटा के बारे में. The placenta facilitates the supply of oxygen and nutrients and also for removal of carbon dioxide and excretory wastes produced by the fetus. The placenta is attached to the wall of the uterus and to the baby's umbilical cord. ठीक है, मैंने तो बताया था तुमको कि सब ब्लड वेसल्स आकर प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड में मर्ज होते हैं. ये डायग्राम में तो बढ़िया दिख रहा है एकदम. प्लेसेंटा में से कैसे ब्लड वेसल्स आकर देखो अम्बिलिकल कॉर्ड बन के बेबी में जा रहा है. एनसीईआरटी के कंपैरिजन में बेटर डायग्राम है ये. अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे रहता है ज्यादा क्लियर होता है इसमें. ठीक है, फिर प्लेसेंटा इज द ओनली ऑर्गन विच इज फॉर्म्ड ऑफ टिश्यूज फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, द मदर एंड द फीटस. Part of the placenta contributed by the fetus is called fetal placenta and it is the chorionic villi. It is nothing but the chorionic villi. है ना, बराबर कॉमन सेंस की बात है ना. And the other, next page, page number 37. The other part which is rich in blood supply shared by the mother, it is part of uterine wall termed as maternal placenta. तो मदर से ब्लड आ रहा है और फीटस से, मतलब मदर से ब्लड वाला टिश्यू आ रहा है और फीटस से कोरियोनिक विला है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ऐसा दोनों का फ्यूजन हो रहा है. सो ह्यूमन प्लेसेंटा इज कॉल्ड हिमोकोरियल. हिमो मतलब ब्लड, कोरियल मतलब कोरियन. द अम्बिलिकल कॉर्ड इज फॉर्म्ड ऑफ 3 blood vessels. Of these 3 blood vessels, 2 are small arteries which carry blood towards the placenta and 1 is a large vein which returns blood to the fetus. तो फिटस की तरफ जाने वाला जो रहेगा वो ऑक्सीजनेटेड रहेगा ऑब्वियसली, पर वो टूवर्ड्स द फिटस जा रहा है, मतलब टूवर्ड्स द फिटल हार्ट जा रहा है, तो अपन उसको अम्बिलिकल वेन बोलेंगे, पर उसमें रहेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना. द प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस हार्मोन्स लाइक HCG. देख लो HCG आ रहा है, मैंने वीडियो में भी बताया था, अभी 5 मिनट पहले भी बोला था और यहाँ पर लिखा हुआ भी है. तो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस जरूर होगा लेकिन पूरे तरीके से खत्म नहीं होगा. प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन
वाइल रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय द ओवरी इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। लो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिलैक्सिन के बारे में भी बताया था तुमको, है ना, कॉर्पस ल्यूटियम से आता है करके। लेवल ऑफ HCG इंक्रीजेस अप टू द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड देन इट डिक्लाइंस। बाय द एंड ऑफ डिक्लाइन, लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रोजेस्टेरॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा। These hormones are required for fetal growth and maintenance of pregnancy. Know the institute. Cord Blood Bank, Kolkata. India's first government-run cord blood bank at Kolkata was established in 2001 and is accredited by AABB, that is American Association of Blood Bank. The cord blood bank functions according to the central and state government policies, rules and guidelines. Cord blood, that is umbilical cord blood, is the blood that remains in the umbilical cord and placenta after delivery, post delivery. Cord blood banking is the process of collecting the cord blood, extraction and cryogenically मतलब liquid nitrogen में -196 डिग्री सेल्सियस पे, preserving for its stem cells and other cells of the immune system for future potential medical use. Cord blood is rich in stem cells that can transform into all sorts of blood cells. They can be used to treat diseases that harm the blood and immune system. Example, leukemia, that is blood cancer, certain cancers, sickle cell anemia and some metabolic disorders. ठीक है, इसी कंपनी में काम करता था मैं पहले, टीचर बनने के पहले, कॉर्ड ब्लड बैंकिंग में। एनीवेज, ऑलवेज रिमेंबर, ग्रीन वाला डब्बा पढ़ रहा हूँ। HCG, HPL मतलब प्रोलैक्टिन नहीं। HPL ने बच्चे प्रोलैक्टिन समझते हैं, नो। HPL इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। ठीक है, तो HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वीमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑब्वियसली। पार्चुरेशन। Humans are viviparous as they give birth to their young ones. Parturition is the process of giving birth to a baby. The physical activities involved in parturition, like uterine and abdominal contractions, dilation of cervix and passage of body, are collectively called labor. Labor pains आएगा, ये अगली लाइन में दिख ही रहा है। Labor is accompanied by localized sensation of discomfort or agony यानी pain, called labor pains. Parturition is controlled by a complex neuroendocrine mechanism. Signals arise from the fully formed fetus and placenta cause mild uterine contractions. It is accompanied by rise in estrogen-progesterone ratio, increase in oxytocin receptors in uterine muscles. ठीक है, तो इसमें मेन चीज क्या है कि सिग्नल्स अराइज फ्रॉम द फुल्ली फॉर्म्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, मतलब बेसिकली मैसेज जो देता है वो फीटस देता है ना, परसों के वीडियो में ये बताया था। They cause vigorous contractions of myometrium of uterus at the end of pregnancy. Smooth muscles myometrium में रहते हैं। The fully developed fetus gives the signals for the uterine contractions by secreting adrenocorticotropic hormone from pituitary. फिर उसके कारण क्या रिलीज होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, किसके, फीटस के ही। अब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है ये प्लेसेंटा के थ्रू जाएंगे मदर के सर्कुलेशन में, और फिर मदर के सर्कुलेशन में जाकर वो क्या करेंगे, दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मदर्स पिट्यूटरी ग्लैंड which acts on uterine muscles of mother and causes vigorous uterine contractions. एंड ऑक्सीटोसिन और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का पॉजिटिव फीडबैक है, ये भी मैंने बताया था वीडियो में। दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी फ्रॉम द यूटेरस। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। पहला है डायलेशन स्टेज। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस बिगिन फ्रॉम टॉप फोर्सिंग द बेबी टुवर्ड्स द सर्विक्स. Contractions are accompanied by pain caused by compression of blood vessels. Oxytocin-induced uterine contractions become stronger and stronger due to stimulatory reflex. As the baby is pushed down in the uterus, its head comes to lie against cervix. Cervix gets dilated. ये बताया था मैंने तुमको कि वो फीटस उल्टा हो जाता है और उसका हेड सर्विक्स की तरफ हो जाता है. Cervix gets dilated. The vagina also shows dilation. This stage of labor can normally last up to few hours. It ends in rupturing of amniotic membrane of fetus. Amniotic membrane वगैरह अभी तुमको नहीं पता रहेगा ज़्यादा, लेकिन टेंशन मत लो, इतना बस ऐसे याद रख लो. नेक्स्ट पेज नंबर 38.
सेकंड है एक्सपल्शन स्टेज, द यूटेराइन एंड एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस बिकम स्ट्रॉन्गर. In normal delivery, the fetus passes out through the cervix and vagina with head in forward direction. It takes 20 to 60 minutes. The umbilical cord is tied and cut off close to the baby's navel. ये तो डॉक्टर लोग करते हैं ना, आर्टिफिशियली नहीं होगा. वो umbilical cord को काट दिया जाएगा. ठीक है. ऊपर के डायग्राम में देखो, स्टेज 3 में, ऊपर के डायग्राम में स्टेज 3 में देखो, बेबी गायब है, बस umbilical clamp अपने को दिख रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह दिख रहा है, क्योंकि बेबी की तरफ का जो अम्बिलिकल कॉर्ड था उसको डॉक्टर ने काट के बेबी को सेपरेट करके बेबी को लेकर गए. अब क्या बचा है, अब प्लेसेंटा वगैरह बाहर निकलने का बचा है. उसको अपन क्या बोलेंगे, थर्ड स्टेज को आफ्टर बर्थ, है ना, बताया था वीडियो में. आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी द प्लेसेंटा सेपरेट्स फ्रॉम द यूटेरस एंड इज एक्सपेल्ड आउट एज आफ्टर बर्थ ड्यू टू सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूटेरस. दिस प्रोसेस हैपन्स विद इन 10 to 45 मिनट्स ऑफ डिलीवरी. इतना ज़्यादा इंटरवल क्यों दिया है, कहाँ 10 मिनट और कहाँ 45 मिनट्स, कुछ कंपैरिजन ही नहीं है. तो इसका रीज़न मैंने तुमको बताया था, फर्स्ट डिलीवरी के वक्त समय लगता है ज़्यादा, सेकंड डिलीवरी के वक्त चीज़ें फास्ट होती हैं. ठीक है, इसलिए इतना ज़्यादा गैप टाइमिंग में दिया हुआ है. लैक्टेशन, द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन. Prolactin is the hormone which is responsible for production of milk. Lactation helps the mother in feeding the newborn baby. The fluid secreted by the mammary glands soon after childbirth is called colostrum. ठीक है, कोलोस्ट्रम येलोइश कलर का रहता है. क्या है इसकी खासियत, कोलोस्ट्रम, it is the sticky and yellow fluid secreted by the mammary glands soon after childbirth. It contains proteins, lactose and mother's antibodies, example IgA. तो मदर के मिल्क में IgA रहता है और प्लेसेंटा से IgG जाता है. ये अपन ने ह्यूमन हेल्थ में देख लिया है. द फैट कंटेंट इन कोलोस्ट्रम इज लो. द एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन इट हेल्प्स इन डेवलपिंग रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी एट अ टाइम व्हेन इट्स ओन इम्यून सिस्टम इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड. उसका थाइमस वगैरह पूरी तरीके से डेवलप नहीं रहता, इसलिए मदर से उसको एंटीबॉडीज मिलती है. पर मदर से मिली हुई एंटीबॉडीज के अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज नहीं बना पाता है, क्योंकि उसके लिए तो वो एंटीजन ही रहेगा ना, लेकिन वो वैसा नहीं कर पाता है क्योंकि उसका खुद का इम्यून सिस्टम अभी तक पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ है. ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. एनसीईआरटी में इसको अलग चैप्टर की तरह ट्रीट किया है, स्टेट बोर्ड में इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट करके ट्रीट किया है. जो भी है अपन रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगले क्लास से चालू करेंगे. तब तक के लिए